16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। इसी के साथ साथ उस टाइम ये दुनिया का पुअरेस्ट कंट्री भी बना। इंडिपेंडेंस के सिर्फ 4 महीने के बाद ही ये नया बना हुआ मुल्क उस टाइम के सबसे बड़े तूफान की जद में आ गया, जिसने बांग्लादेश का 20% हिस्सा सैलाब में डूब गया। सिर्फ इसी फ्लड की वजह से 5 लाख लोगों की मौत हो गई। साथ ही बहुत ही तैयार फसलें भी बर्बाद हो गईं, जिससे ये नया बना हुआ मुल्क कहर साली में चला गया। इस टाइम पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 26 साल थी और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट 37% से भी बढ़ गया था। बांग्लादेश की बुरी हालत की वजह से इसे इंटरनेशनल बास्केट केस कहने लगे, लेकिन इन सब के बावजूद पिछले 30 सालों में बांग्लादेश ने वो कुछ अचीव करके दिखाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। बांग्लादेशी लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 180% बढ़ गई, गुर्बत की शरह 80% से 19% तक आ गई, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट 92% से कम हो गया। बांग्लादेश की जीडीपी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी बन गई। बांग्लादेश की जीडीपी पर कैपिटा, जो कि एक टाइम पे पाकिस्तान से 50% कम थी, अब पाकिस्तान से 50% ज़्यादा है। 2019 में इसने पर कैपिटा इनकम में एक दफ़ा इंडिया को भी बीट कर दिया और 2041 तक हाई इनकम स्टेटस भी अचीव कर लेगा। देखने की बात यह है कि एक ऐसी कौम जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ख़राब थी, वो इतनी स्पीड से कैसे ग्रो कर गई। क्या ये एक इकोनॉमिक मौजा है या पानी का बुलबुला जो किसी भी वक्त फट सकता है। 1972 में जब शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश में वापस पहुंचे तो उनके पास एक ऐसा मुल्क था जो कि ग्रुप्स में डिवाइड था। भूख, प्यास, कहत और कुदरती आफादात ने मुल्क को घेरे हुआ था। ऐसे हाल में शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को बेहतर करने की ठान ली, जिसमें मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर को कायम करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जाना और मुल्क का पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को बेहतर करना शामिल था। लेकिन साथ ही साथ हर वो ग्रुप जो लिबरेशन वार में शामिल था अपना कंट्रोल गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी में लाना चाहता था। उन लोगों को गवर्नमेंट से दूर रखने के लिए मुजीबुर रहमान ने हर ऑफिशियल वर्क में पार्टी के लोयल लोगों को मेरिट के ऊपर तरजीह दी, ताकि कंट्री में अपनी पावर कायम रखी जा सके। इसी वजह से वो लोग जो कि मुल्क को बेहतर तरीके से चलाने की काबिलियत रखते थे, वो गवर्नमेंट के कामों से दूर चले गए और एक इनकम्पिटेंट गवर्नमेंट आ गई। दूसरा, शेख मुजीब गवर्नमेंट ने अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंडस्ट्रीज और प्राइवेट सेक्टर्स को भी पब्लिक कर दिया। इस टाइम पे 700 के करीब कंपनीज को नेशनलाइज किया गया। यहाँ भी शेख मुजीब ने पार्टी के लोगों को नवाजा और उनको ही कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जिन्हें इंडस्ट्री चलाने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। इससे बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने सब बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज को अपने अंडर कर लिया और 92% इंडस्ट्री को स्टेट ओन्ड बना लिया। इसी के साथ साथ बाकी प्राइवेट सेक्टर्स पे ड्यूटीज एंड टैक्स लगा दिए गए, जिससे वो ग्रो ना कर पाई। लेकिन ये सब इकोनॉमिक चेंजेस मुजीब गवर्नमेंट की बहुत बड़ी गलती थी। मुल्क के हालात बहुत ख़राब हो गए, एग्री प्रोडक्शन डाउन होगी। 1974 में सैलाब ने चावलों की सारी फसल बर्बाद कर दी, महंगाई 400% तक बढ़ गई, गवर्नमेंट का राशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम करप्शन की वजह से बर्बाद हो गया। सिर्फ 9 महीने में 15 लाख लोग भूख से हलाक हो गए। बांग्लादेश की इस बुरी हालत की वजह से आर्मी और कैपिटलिस्ट क्लास ने एंटी मुजीब कैंपेन स्टार्ट कर दी। लोगों को अपने खिलाफ होते देखकर शेख मुजीब एक डिक्टेटर की तरह काम करने लगे। सदर और वजीर आजम की पोस्ट अपने पास संभाल के रख ली। प्रेस को बैन कर दिया गया। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को जेल में भेजा गया। अवाम में से भी कोई इनके खिलाफ होता उसे टकाने लगा दिया जाता। 1975 में बांग्लादेश एक 1 पार्टी स्टेट बन गया, लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं चला। उसी साल 1975 में मिलिट्री ने शेख मुजीब उसकी सारी फैमिली को असैसिनेट कर दिया और मार्शल लॉ लगा दिया। पूरी फैमिली में सिर्फ उसकी 2 बेटियां ही बची जो यूरोप में पढ़ रही थी। शेख मुजीब की असैसिनेशन के बाद
बगावत बढ़ती गई और 1977 में उस टाइम के आर्मी जनरल ज़िया उर रहमान ने मुल्क का चार्ज संभाला और अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। अब ये माशाल्लाह एक मुल्क के लिए अच्छा तो नहीं समझा जाता, लेकिन ज़िया की हुकूमत में आते ही पॉलिसीज़ को शिफ्ट करना शुरू कर दिया गया। ज़िया ने बांग्लादेश को सोशलिस्ट इकोनॉमी से एक लिबरेशन इकोनॉमी की तरफ लाना शुरू किया, क्योंकि यही एक तरीका था जिससे मुल्क में फॉरेन एड आ सकती थी। और उस टाइम पे बांग्लादेश की जो हालत थी, इसे फॉरेन एड की बहुत अशद ज़रूरत थी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे रिस्ट्रिक्शन ख़त्म की गई, स्टॉक मार्केट को चलाया गया, इंपोर्ट ड्यूटीज़ को कम किया गया और आहिस्ता आहिस्ता स्टेट ओन्ड कंपनीज़ को सेल किया जाने लगा। और इसी तरह मुल्क में फॉरेन एड आना शुरू हुई। 1977 में ऑलमोस्ट $1 बिलियन मिला, जो कि उस टाइम जीडीपी का 8% था। गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर पे फोकस किया, फर्टिलाइजर्स और एग्री मशीन्स की इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म किया गया। इसी के साथ साथ पब्लिक कंट्रोल प्राइसेस भी ख़त्म कर दी गई। इसी वजह से बांग्लादेश की अगर आउटपुट 1977 के बाद बहुत बढ़ गई और इसी के बाद बांग्लादेश को फिर कभी कहत का सामना ना करना पड़ा। ज़िया के लिए हुए स्टेप से बांग्लादेश की इकोनॉमी सिर्फ 5 सालों में ही डबल हो गई, लेकिन ज़िया ने इकोनॉमी के लिए किए हुए रिफॉर्म्स को रोक दिया, जिससे प्रोडक्शन भी कम हुई और इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो होना शुरू हो गई। और इसी वजह से बांग्लादेश में आने वाली फॉरेन एड कम हुई और इसी के साथ साथ एग्री प्रोडक्शन भी कम होती गई। अब बांग्लादेश के हालात मज़ीद ख़राब होना शुरू हो गए, क्योंकि ज़िया ने मिलिट्री में से पॉलिटिक्स को ख़त्म करना चाहा और ओपोजिशन के ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन शुरू कर दिया। लेकिन ज़िया के इन डिसीजन से मुल्क में अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई और ज़िया के ख़िलाफ़ बगावत शुरू हो गई, जिससे सिर्फ 2 सालों में ज़िया पे 21 हमले हुए और एट लास्ट दहशतगर्द इसमें कामयाब हो गए। अब बांग्लादेश दोबारा से सियासी अफरा तफरी में आ गया था। 1983 में आर्मी जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद ने मुल्क को अपने हाथों में ले लिया। खुद को ज़िया जैसी असैसिनेशन से बचाने के लिए इरशाद ने डिक्टेटर के तौर पे काम करना शुरू कर दिया। उसने अपने हरीफ सियासी पार्टीज़ को ख़त्म कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा, इसके साथ साथ यूनियंस को भी ख़त्म कर दिया गया। जमहूरियत को इम्प्लीमेंट करने के बहुत से वादे करने के बावजूद इरशाद ने इलेक्शन ना करवाया और बहुत से रेफरेंडम के फैसलों को अपने मुताबिक बना लिया। लेकिन इरशाद ने इकोनॉमी को ट्रैक पे लाने की कोशिश की। उसने स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेटाइज कर दिया, बहुत से कंपनीज़ को इंडिपेंडेंट बिजनेस करना अलाउ किया, जिसमें स्टेट का कोई भी रोल नहीं होगा। इरशाद का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करना था। इरशाद ने साउथ ईस्ट में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाया, जहां पर कंपनीज मशीनरी, इक्विपमेंट और रॉ मटेरियल को विदाउट एनी टैक्स इंपोर्ट कर सकते थे, ताकि फिनिश गुड्स बनाकर एक्सपोर्ट कर सकें। अब यहाँ 1 मिनट रुकें ज़रा। अब यहाँ मैं आपसे एक फेवर चाहूँगा। अब अगर आप यहाँ तक वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अपने चैनल पे बिजनेस, मनी, इकोनॉमी एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में वीडियोस आपके लिए ही पोस्ट कर रहा हूँ। इन वीडियोस की रिसर्च, स्क्रिप्टिंग एंड एडिटिंग में हमारा बहुत सा टाइम एंड एफर्ट लगता है। ये सब्सक्राइब बटन आपके लिए तो फ्री है, बट हमारी बहुत हेल्प करता है। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, ताकि आप हर न्यू आने वाली वीडियो देख सकें। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। इरशाद की इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी की कोशिशें एंट्री को बेहतर कर रही थी, लेकिन फिर भी बांग्लादेश वन ऑफ द पुअरेस्ट एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्री था, जिसकी वजह से ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी बन गई। ज़्यादातर एनजीओज लोकल ही थी, जो कि इंडिपेंडेंस के बाद लोगों की बेटरमेंट के लिए काम करते थीं। इसके साथ साथ बहुत सी फॉरेन एनजीओज ने भी बांग्लादेश का रुख किया, जिसमें लोगों को एजुकेशनल, फाइनेंशियल, हेल्थ और फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज प्रोवाइड की। खैर, आमतौर पर गवर्नमेंट ऐसे मामलों में एनजीओज को दूर रखती हैं और आवाम पे अपना कंट्रोल बनाए रखती हैं, लेकिन बांग्लादेश की गवर्नमेंट क्योंकि उस टाइम पे बहुत वीक थी और ये सर्विसेज प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल था, तो बंगाली गवर्नमेंट ने एनजीओज के लोगों को बेटरमेंट के लिए काम करने दिया। इन एनजीओज में सबसे प्रोमिनेंट एनजीओ ग्रामीण बैंक एंड बराक थी। ग्रामीण बैंक बांग्लादेश की यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर मोहम्मद यूनस ने बनाया, जिसका मकसद
पूरेस्ट एरिया में माइक्रो लोन्स देना था ताकि ये लोग अपनी प्रोडक्टिविटी और बेटरमेंट पे खर्च कर सकें। दरअसल मोहम्मद यूनुस ने ऑब्जर्व किया कि बांग्लादेशी लोगों की बुरी हालत की होने की सबसे बड़ी वजह पैसा ना होना है, जिससे वो अपनी प्रोडक्टिविटी कैपेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने 5-5 लोगों के ग्रुप्स बनाए और उन्हें बगैर किसी जमानत के लोन दिए और फिर उन्हें गाइड किया गया कि इन पैसों से बेहतर फार्मिंग, मशीन्स, कैटल्स या स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया जाए। इसी के साथ ग्रुप मेंबर्स के एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल भी बनाया गया। यानी अगर उस ग्रुप में से कोई भी डिफॉल्ट होता तो उस ग्रुप को अगेन लोन नहीं दिया जाना था। इस टेक्निक ने कम्युनिटी में बहुत बेटरमेंट की और साथ ही साथ 97% लोन्स की रीपेमेंट भी हुई और सिर्फ एक दहाई में शदीद गुर्बत की शरह 75% से 48% तक आ गई। इसी तरह दूसरी NGO ब्रैक, जो कि एक शेल ऑयल के एग्जेक्टिव फजल हुसैन आबिद ने बनाई, इसने बहुत से तबाह हाल इलाकों में घर तमीर किए ताकि वो लोग जो बेघर हैं उन्हें घर मिल सके। ब्रैक ने बांग्लादेश में लोगों की हेल्थ, एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट पे काम किया। इसके साथ साथ मदर्स को बच्चों की केयर और फैमिली प्लानिंग के लिहाज से भी गाइड किया गया। ब्रैक की एजुकेशन की वजह से बच्चों की डायरिया की वजह से होने वाली डेथ की शरह 90% तक कम होगी। इसके साथ मदर्स को माइक्रो लोन्स दिए गए जो कि इन बच्चों की बेटरमेंट पे खर्च होना थे। ब्रैक और NGOs की वजह से ही एक डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री बांग्लादेश का चाइल्ड बर्थ रेट कम हुआ, जो कि 1970 में 7 चाइल्ड पर वुमेन था, जो कि आज के टाइम पे 2 चाइल्ड पर वुमेन है। खैर, इन सब के साथ साथ इरशाद की पावर अब कम होती जा रही थी क्योंकि वो बहुत से कंट्रावर्जियल लॉ भी पास कर रहा था और इलेक्शन में धांधली भी। नाइनटीन में अब आए दिन मुल्क में स्ट्राइक्स हो रही थी जिसमें इरशाद की पावर अब कम होती जा रही थी। इनके साथ साथ बांग्लादेश की दोनों पार्टीज BNP एंड AL जमहूरी हल पेश कर रहे थे। ये स्ट्राइक्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि 1990 के लास्ट में मिलिट्री को बैक फुट पे जाना पड़ा और 6 दिसंबर 1990 में इरशाद गवर्नमेंट का एंड हुआ। अब मुल्क आहिस्ता आहिस्ता पार्लियामेंट्री बहाली की तरफ जा रहा था। कुछ ही अरसे में केयर टेकर गवर्नमेंट के अंडर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुए जिसमें BNP मेजोरिटी में आई, जिससे खालिदा जिया, जो कि जनरल जिया की बीवी थी, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनी। खालिदा जिया ने गवर्नमेंट में आते ही फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट किया और उन्हें इंसेंटिव्स दिए। मजीद 7 एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स बनाए गए जहां कंपनीज विदाउट एनी टैक्स अपनी इंडस्ट्री डेवलप कर सकती थी। करेंसी एक्सचेंज पर रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म कर दिया गया। लेबर लॉज को इजी किया गया ताकि हायरिंग आसान हो। खालिदा बांग्लादेश को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बनाना चाहती थी, बट बांग्लादेशियों के पास ना तो नेचुरल रिसोर्सेज थे और ना ही स्किल्ड लेबर। कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम थी, तो क्या एक्सपोर्ट किया जाए। हाँ, उस टाइम पे चाइना, वियतनाम एंड कोरिया गारमेंट्स को बहुत एक्सपोर्ट करती थी। बांग्लादेश भी इस लिस्ट में शामिल होना चाहता था, लेकिन कैसे? दरअसल 1970 के एंड में डेवलप्ड कंट्रीज अपनी गारमेंट इंडस्ट्री को बचाना चाहती थी क्योंकि इस इंडस्ट्री को एशिया से चीप इंपोर्ट्स की वजह से कंपटीशन का सामना था, जिसकी वजह से इन डेवलप्ड कंट्रीज ने मल्टी फाइबर एग्रीमेंट बनाया और इन डेवलपिंग कंट्रीज पे इंपोर्ट कोटास पुट कर दिया गया। लेकिन ये लिमिट्स बांग्लादेश पे नाफज नहीं होती थी क्योंकि बांग्लादेश एक लीस्ट डेवलप्ड कंट्री था और वो डेवलपिंग कंट्री की लिस्ट में ही नहीं आता था, जिसने बांग्लादेश के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट की। साउथ कोरिया की डेवो कंपनी ने बांग्लादेश के देश गारमेंट के साथ जॉइंट वेंचर किया ताकि वो बांग्लादेश में गारमेंट्स बनाकर एक्सपोर्ट कर सके। 130 लोगों ने साउथ कोरिया में गारमेंट इंडस्ट्री की ट्रेनिंग ली। ये लोग बहुत स्मार्ट निकले। ट्रेनिंग के बाद वहाँ से जॉब क्विट करके अपनी गारमेंट्स इंडस्ट्री लगा ली। 130 में से 115 लोगों ने ऐसा ही किया। अब क्योंकि बांग्लादेश में चीपर लैंड और लेबर थी, मैसिव पॉपुलेशन की वजह से फैक्ट्रीज में काम करने के लिए वर्कर्स की कमी ना थी, तो ये क्लॉथ बहुत सस्ते तैयार होने लगे, जिसने डेवलप्ड नेशंस को अट्रैक्ट किया। अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियंस ने बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिससे इन डेवलप्ड कंपनीज को मिले सस्ते कपड़े और बांग्लादेश को मिली एम्प्लॉयमेंट। बांग्लादेशी कंपनीज ने
गरीब फैमिलीज को हायर किया, उनको जॉब्स दी और प्रोडक्शन इंक्रीज की। इस टाइम बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री में 90% एम्प्लॉयज़ फीमेल हैं, जो कि कंट्री की इकोनॉमी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसी वजह से बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री 1990 में 640 मिलियन से 2021 में $34.2 बिलियन तक पहुंच गई। जी हाँ, $34.2 बिलियन, जो कि बांग्लादेश की एक्सपोर्ट का 81% है, जिससे यह मुल्क दुनिया का दूसरा बड़ा गारमेंट एक्सपोर्ट कंट्री बन गया। इसी के साथ साथ 1980s एंड 1990s में ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज हो गई, जिसने इंटरनेशनल मार्केट में लेबर की डिमांड भी इंक्रीज होगी। अब इस डिमांड ने बांग्लादेशी वर्कर्स के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, क्योंकि ये वर्कर्स इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले में कम सैलरी पे भी काम कर लेते थे और वहाँ से कमाई हुई रकम अपने मुल्क में वापस भेजते। ये वर्कर्स ज़्यादातर सऊदीया, यूएई और गल्फ कंट्रीज़ में काम करने के लिए गए। इसी तरह मुल्क में आने वाली रेमिटेंसेस 1990 में $770 मिलियन से 2010 में $10.8 बिलियन हो गई। गारमेंट इंडस्ट्री और लेबर हब होने की वजह से बांग्लादेशी गवर्नमेंट बजट डेफिसिट से बजट सरप्लस में चलेगी, जिसे गवर्नमेंट ने कंट्री की एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड किया। 1990 से 2020 तक बांग्लादेश ने एवरेजली 5.6% से जीडीपी पर कैपिटा को ग्रो किया, जिससे ये मुल्क इंडिया और पाकिस्तान को बीट करके वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री ऑफ साउथ एशिया बन गया। आज का बांग्लादेश 1971 के बांग्लादेश के मुकाबले में बहुत बदल चुका है। ये किसी मौजे से कम नहीं, सिर्फ 50 सालों में हर नेगेटिव इंडिकेटर को पॉजिटिव इंडिकेटर में बदला जा चुका है, जैसे कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीडीपी पर कैपिटा वगैरह। और ये ग्रोथ स्लो नहीं हो रही, बल्कि मुल्क ग्रोथ की तरफ ही जा रहा है। बेशक मुल्क अभी बहुत अच्छी ग्रोथ में है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बांग्लादेश के लिए परेशानी का बायस बन सकती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि इनकी एक्सपोर्ट सिर्फ एक इंडस्ट्री यानी गारमेंट इंडस्ट्री पर रिलाई करती है। इट मीन्स 81% ऑफ द एक्सपोर्ट सिर्फ गारमेंट इंडस्ट्री पे ही है। 2026 में बांग्लादेश को लीस्ट डेवलप कंट्री के स्टेटस से निकालकर डेवलपिंग कंट्री के स्टेटस में डाला जा सकता है। इट मीन्स बांग्लादेश का लीस्ट डेवलपिंग कंट्री का एडवांटेज खत्म हो सकता है और ऐसी सूरत में बांग्लादेश की इकोनॉमी काफ़ी बुरी तरह हिट होगी, क्योंकि उन पे भी वो क्वार्टर्स अप्लाई हो सकते हैं जो नेबरिंग कंट्रीज पे अप्लाई हैं। इट मीन्स कि ये भी एक बबल ऑफ वाटर की तरह है जो कभी भी फट सकता है। इसके साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से ओवरऑल बांग्लादेशी वर्कर्स की इनकम भी इंक्रीज हो रही है, जिससे वेज रेट भी इंक्रीज हो रहा है। सो प्रोबेबली चांस है कि चीप लेबर का एडवांटेज भी बांग्लादेश से चला जाए। इसके अलावा सबसे बड़ा इशू बांग्लादेश की गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, उसकी पॉलिटिक्स है, जो कि वीक इंस्टीट्यूशन, मिलिट्री मुदाखलत और डिक्टेटर की तरह हुकूमत करने की वजह से है। इसी के साथ साथ करप्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और सोसाइटी के हर लेवल पे मौजूद है। खैर, एक कंट्री जो कि पॉलिटिकल इंस्टेबल रहा हो, उसमें ये चीज़ें होना बड़ी बात नहीं, लेकिन हाँ, लॉन्ग रन में चलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो पॉइंट्स जो कि कंट्री के लिए नेगेटिव हैं उसे ख़त्म किया जाए। अब आपने जब बांग्लादेश के बारे में सब जान लिया है, तो आप एक ऐसे कंट्री की स्टोरी भी जानना चाहेंगे जो कि 1965 में दुनिया का सबसे बड़ा स्लम था और आज के टाइम पे दुनिया का चौथा रिचेस्ट कंट्री है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सिंगापुर के बारे में, जिसने बगैर किसी नेचुरल रिसोर्सेज के खुद को पुअरेस्ट नेशन की लिस्ट से निकालकर डेवलप्ड नेशन की कंट्री में शिफ्ट कर दिया।